मम्मा मम्मा सुसु आ रही है, मम्मा सुसु आ रही है, पापा सुसु आ रही है। तो मम्मा या पापा क्या करते हैं? अगर लड़की है तो उसको लेके जाएंगे, शहरों में घरों में लोगों के पास बाथरूम है, वहां ले जाएंगे। प्रॉपर अगर उसने कोई कोई चड्डी पहनी है तो उसका चड्डी उतार देंगे और 10 सेकंड 15 सेकंड में वो बच्ची फारिग हो जाएगी। लेकिन अगर वहां पे मेल चाइल्ड है तो आप नोट करना, उसकी चड्डी भी नहीं उतारते, ज्यादा उसको ले जाते हैं और 1 इंची चड्डी सिर्फ सरकाते हैं, 1 इंची, और वो खड़े खड़े फारिग हो लेता है। उसको बैठने के लिए भी नहीं कहते। कि जो जैसे दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा के पंडाल में आप देखेंगे, पूजा दुर्गा जी के पास 5 आदमी नहीं बैठेंगे, लेकिन उधर सामने ऑर्केस्ट्रा हो रहा होगा। और आप ऑर्केस्ट्रा, बिहार के ऑर्केस्ट्रा या यूपी के ऑर्केस्ट्रा को जानने के लिए थोड़ा गूगल कर लें तो आपको लगेगा कि कैसा ऑर्केस्ट्रा होता है, जिसको आप कहते हुए भी हिचक आएगी। हाँ, तो उस जगह पे आप देखेंगे कि ऑर्केस्ट्रा में 5,000 लोग खड़े हैं, उसमें औरत नहीं मिलेगी आपको। पॉलिटिक्स में अच्छा होने के लिए जरूरी है कि हर सोशल आयोजन पे आपको पहुंचना है। तो वो पॉलिटिशियन जो नीति निर्धारक है वो भी जाता है वहां पर, वही काम करके आता है और बाहर कहता है कि बहुत गंदा यार, दहेज ने तो जीना मुश्किल कर दिया। मतलब साइकिल यात्रा रोकी थी, काम का समापन तो मेरा नहीं हुआ है। वो तो जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरी सोच उस तरह की है कि मैं किसी भी चीज को उस चश्मे से जरूर देखता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम पूजा पुनेठा है और समर्पण के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम में से कितने ही लोग देश, दुनिया और लोगों के जीवन में बदलाव के लिए किस हद तक जा सकते हैं? शायद एक सीमित दायरे तक ही, लेकिन कोई एक ऐसा बिरला भी होता है जो अपने जुनून को अपने सर पे सवार करके निकल पड़ता है, और किसी ट्रेन से नहीं, किसी बस से नहीं, किसी कार से नहीं, एक साइकिल के साथ भारत के हर एक प्रदेश तक, प्रदेश के हर एक जिले तक और जिले के हर एक व्यक्ति तक जेंडर फ्रीडम और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर बात करने के लिए ऐसे ही बिरले व्यक्ति आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो पेशे से मीडिया कर्मी हैं और लेखक भी हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जानने वाले राकेश जी को राकेश राइडर के नाम से भी जानते हैं, और राकेश से राइडर बनने की उनकी कहानी हम उनकी जुबानी सुनेंगे। राकेश जी, दुनिया बदलने का ये जो तरीका है कि साइकिल पे निकल पड़ना, बहुत रोमांचकारी लगता है, लेकिन समझ भी आता है कि ये इतना मुश्किल है, बहुत आसान नहीं है। बिना किसी मदद के, बिना किसी ठिकाने के, खाने का पता नहीं, लोगों का पता नहीं, और बस एक जुनून, एक लक्ष्य, एक उम्मीद जो आपके पास थी, आप उसको अपने दिल में सहेज कर निकल पड़े। तो सफर कैसा रहा आपका? बहुत शानदार रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत जानने को मिला। ये अगर मैं कहूँ कि मेरे लिए वो पुनर्जन्म था तो अतिशयोक्ति नहीं मानी जानी चाहिए। जी जी राकेश जी, बिल्कुल, क्योंकि जब इसी यात्राओं पे हम निकलते हैं तो हर समय, हर पड़ाव पर एक नया जीने का अनुभव प्राप्त करते हैं। तो मुश्किल तो रहा होगा, क्योंकि जब आप घर से निकले होंगे एक छोटी सी अपनी साइकिल पर, और उसमें बहुत ही सीमित सामान होता है, और शायद एक स्लोगन होगा जिसमें आपने लिखा होगा कि इस चीज़ यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से हमें मुक्ति मिलनी चाहिए। तो ये यात्रा कब शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, और किन किन जगहों से होते हुए अपने अंतिम पड़ाव पर कब पहुंची? हाँ, ये यात्रा जरा मैं इसकी पृष्ठभूमि पहले बता देता हूँ। जी दिसंबर 2012 में दिल्ली में एक बहुत भयानक दर्दनाक घटना हुई थी, जिसको पूरा दुनिया जो है वो दामिनी या निर्भया केस के नाम से जानते हैं। और उन दिनों मैं अपने एक किताब के सिलसिले में, मैं कुंभ पर काम कर रहा था, उसके सिलसिले में मैं घूम रहा था, कुंभ मेला और दिल्ली आना जाना लगातार रहता था। तो तभी मेरी मुलाकात जो है दिल्ली में कुछ ऐसी महिलाओं से हुई थी जिनके ऊपर तेजाब के हमले हुए थे।
और वो 18-19 साल से लेके 40-42 साल तक की महिलाएं थी, जिनको गैरों ने जिनके ऊपर हमला नहीं किया था, बहुत करीबी लोगों ने, उनके पतियों ने या पूर्व पतियों ने, प्रेमियों ने या पूर्व प्रेमी ने, बॉस ने, और या फिर किसी रिश्तेदार ने उनके ऊपर तेजाब फेंके थे। वो 250 ग्राम से लेकर के और 5 लीटर तक तेजाब किसी पर इस्तेमाल हुआ था। तो ये पृष्ठभूमि थी और मुझे ये लगा कि ये तो इससे ज्यादा हीनियस मुझे और अब तक मेरी जानकारी में और नहीं है क्राइम। और ये निश्चित रूप से उस वजह से थी, जो मुझे प्राइमरली समझ में आया कि अगर किसी चीज से हम राजी नहीं हैं तो हम इनकार कर रहे हैं या नकार रहे हैं, सहमति नहीं जता रहे हैं आपसे, तो आप फिर हमको, हमारे वजूद को नकार देंगे और आप हमारे ऊपर तेजाब फेंकेंगे। और तेजाब फेंकना गोली मारने की तरह नहीं होता है। गोली मारने वाले पैरों में भी मार देते हैं, पीठ में मार देते हैं, कमर में मार देते हैं, गर्दन में भी मार देते हैं, मगर यहाँ तेजाब फेंकने वाले हमेशा चेहरे को निशाने पर लेते हैं। और उस एज में जहां पर हर चीज की फेस वैल्यू देखी जाती है, वहां किसी के फेस को डिफेस कर देना, उसका मतलब यह है कि उसकी वजूद को ही नकार देना। आपके पास चेहरा नहीं है तो आप कुछ नहीं है। और हम सब जानते हैं कि हम अपने चेहरे को लेकर कितना ज्यादा चेहरे से हमारा लगाव होता है हमको, और किसी से जो भी लगाव होता है वो हमारे अपने चेहरे से बाद में होता है। अगर हम सब अपना अपना इंट्रोस्पेक्शन करें तो हमें पता चलेगा कि एक बहुत मामूली सा एक पिंपल आता है, उसको लेकर के हम परेशान हो जाते हैं। ये 4 दाढ़ी के बाल अभी सफेद आ गए हैं तो हमें इसकी चिंता होती है, क्या यार ये तो ऐसा हो रहा है, आगे और कितना हो जाएगा। और वैसे में आप किसी के पूरे वजूद को नकार दें और उसके चेहरे को निशाने पर लें, और सिर्फ इस बात के लिए कि अगर तुम मेरी बात नहीं माने, तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया, तो तुमको किसी और को स्वीकार करने का या और किसी की बात को मानने का कोई हक नहीं है। ये तो बात की बात है, तुम्हें इस धरती पे रहने का ही कोई हक नहीं। तो ये पृष्ठभूमि थी। इस पृष्ठभूमि में मैंने ये सोचा, मेरे मन में ये सवाल आया कि ऐसा आखिर क्यों होता है हमारे देश में। दुनिया के और भी देशों में तेजाब हमले होते हैं, लेकिन उन देशों की संख्या बहुत कम है, और जो नंबर ऑफ इंसिडेंट्स हैं वो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हैं। तो मुझे ये लगा कि, और बाकी चीजें तो थी ही, आप यहाँ पर तो अगर जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात करें तो वो कोख में पल रही बच्चियों से स्टार्ट होता है और मरने के वक्त तक वो अलग अलग रूपों में, अलग अलग स्वरूपों में वो चलता है वायलेंस। तो इसी बैकग्राउंड में मैंने ये तय किया कि मैं भारत में घूमूंगा, और घूम करके मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि ऐसी सोच, ऐसी जहनियत कैसे तैयार होती है, जो कोख में हत्या करने की तालीम देता है, जो छेड़खानी के बारे में बताता है, जो उत्पीड़न के बारे में बताता है, जो बलात्कार सिखाता है, जो तेजाब हमले सिखाता है। ये आखिर ये पाठशाला है कहाँ, ये कहाँ से सीखते हैं? क्योंकि दुनिया में अभी तक तो मैंने कोई खबर नहीं पढ़ी, और मैं अपनी यात्रा के दौरान कहीं मुझे ऐसी कोई माँ नहीं मिली जिन्होंने ये कहा हो कि मैंने अपने कोख में किसी क्रिमिनल को पाला था या मैंने अपने कोख में किसी बलात्कारी को पाला था। तो फिर हम सब का क्लेम यह है कि हमारा बेटा राजा बेटा है, हमारा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे नंबर लाता है, अच्छी नौकरी करता है, अच्छी जगह पे है। तो फिर ये इस तरह की चीजें जिसको आप हरगिज अच्छा नहीं मानते, जिसको आप बहुत हीनियस क्राइम मानते हैं, और वो होता है, ये सच्चाई है, तो फिर हो कैसे जाता है? प्रश्न यही था जिसको मैंने ये कहा कि भारत में जेंडर निर्माण की प्रक्रिया क्या है, वो जेंडर की समझ कहाँ से आती है। और यही एकमात्र प्रश्न था मेरे जहन में, और इसी को लेकर के मैं निकला था 15 मार्च 2014 को चेन्नई शहर से। और 57 महीने की मेरी उस साइकिल यात्रा के दौरान मैं भारत के 21 राज्यों में
करीब 27,500 किलोमीटर की यात्रा की थी और लगभग 10 लाख लोगों से मैंने प्रत्यक्ष संवाद किया था, सीधा सीधा। वो कभी वो 25 लोगों के ग्रुप में हो, कभी वो 80 लोगों का क्लासरूम हो, या कभी 1,500 बच्चों की असेंबली हो, या 10,000 लोगों की कोई मीटिंग हो, सरकारी भी मीटिंग हो। मैं वैसी जगहों, मतलब मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि मैं लोगों से प्रत्यक्ष बातचीत करूं, ये जानने की कोशिश करूं कि उनको ये फर्क कैसे समझ में आता है। वो कैसे समझते हैं कि एक जेंडर बड़ा ऊंचा है, दूसरा जेंडर सबजुगेशन में रहना चाहिए। तो ये सब समझ आती कैसे है, और उन तक या किसी भी इंडिविजुअल तक ये ये ज्ञान कैसे पहुंचता है। और ये करीब मेरी जो मेरी 57 महीने की जर्नी थी, जिसका समापन मैंने अपने होम डिस्ट्रिक्ट, जो मेरा शिवहर है, बिहार का बहुत पिछड़ा इलाका है, देश का दूसरा सबसे पिछड़ा जिला है, उस जगह पर मैंने इसका समापन किया था। और मतलब साइकिल यात्रा रोकी थी, काम का समापन तो मेरा नहीं हुआ है। वो तो जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरी सोच उस तरह की है कि मैं किसी भी चीज को उस चश्मे से जरूर देखता हूँ। मगर हाँ, वो 3 दिनों के एक एक कहें कि आप संवाद में, जिसको हमने जेंडर संवाद नाम दिया था, और जिस भी रास्ते से देश के जिन इलाकों से मैं आया था घूमते हुए, वहां से करीब 250 चुने हुए लोग पूरे देश भर से वहां जमा हुए थे, और हम लोगों ने 3 दिनों तक इस प्रश्न के अलग अलग पहलुओं पर बातचीत की थी, और एक एक ओपिनियन बनाया था। और फिर उसके बाद से हमने कुछ अपने लिए कुछ टास्क तय किए थे, कुछ सबक लिए थे कि आगे हमको इसमें क्या क्या करना है। तो संक्षेप में मेरी यात्रा जो है, ये कहें कि यही रही, और जो 15 मार्च 2014 से शुरू हुई थी, और जिसका समापन 22 दिसंबर 2018 को हुआ था। यात्रा का साइकिल चलना रुका था। और आप पूछें और अगला तो मैं बताऊं। जी जी, हम बात कर रहे हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर फ्रीडम की। ये शब्द अभी भी आम लोगों के लिए नया सा है, वो लोग समझते ही नहीं है कि ये क्या है। कई बार महिलाएं भी बस इतना ही समझ पाती हैं कि ठीक है, बराबरी ना सही, मगर हमें पहचान मिले कि हम हैं, हमारा वजूद है। और इसी जद्दोजहद में शायद जिंदगी बीत जाती है। एक नौकरी के लिए, एक उच्च शिक्षा के लिए उनका संघर्ष ही चलता रहता है। शायद जिंदगी उनकी संघर्ष में कट जाती है और उन्हें लगता है कि यही एक तरीका है, ऐसे ही जीना था, ऐसे ही जिया जाता है, महिलाएं ऐसे ही जीती हैं। तो इस चीज से खुद महिलाओं को कैसे निकाला जाए, उन्हें कैसे समझाया जाए कि इक्वालिटी उनका अधिकार है, बराबरी उनका हक है। देखिए, हम सब अलग अलग माता पिता की संतान हो सकते हैं, एक परिवेश में पले बढ़े हो सकते हैं, मगर हकीकत यह है कि हम सब प्रकृति की संतान हैं, और प्रकृति ने कुछ चीजें बहुत स्पष्ट की हुई हैं। और ये जिस बराबरी या जिस स्वाधीनता की हम बात करते हैं, जिस स्वायत्तता की बात करते हैं, ये ये बहुत नेचुरल है। ये किसी को भी, आप किसी जानवर को आप देख लो, आप कहीं पिंजड़े में बंद कर दो या किसी कमरे में बंद कर दो, तो वो जानवर नहीं रहना चाहता है। जिसके बारे में हम लोगों का ये मानना है कि भाई ह्यूमन जो है, मनुष्य जो है, सबसे सुपीरियर जंतु है, और उसके बाद बाकी हैं। तो अगर हम ये भी मान लें, तो मनुष्य सुपीरियर होने के साथ साथ मैं ये कहूँ कि अपनी आज़ादी अगर मनुष्य को पसंद है, तो मुझे लगता है कि बहुत ईमानदारी की बात यही होगी कि आज़ादी एक कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट एक अनुभव है। आज़ादी कुछ शब्द अक्षरों का मेल नहीं है, या कोई शब्द नहीं है। आज़ादी एक जीता जागता एक एक अनुभव है, और उसको हम महसूस करते हैं जब हमें कुछ करने के लिए या कुछ सोचने के लिए कोई रोक टोक ना हो, और ये हमारे ऊपर किसी तरह की बंदिश ना हो, तो जो भी हम करते हैं वो बेस्ट करते हैं। और जैसे ही हमारे सामने कुछ सीमाएं तय कर दी जाती हैं,
जैसे हमारे लिए हद तय होते हैं, तो हमारे कामों का भी हद तय हो जाता है, हमारे सोचने का, हमारी चिंतन का, सारी चीजें फिर वो ब्लॉक हो जाती। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आजादी जो है एक बहुत ही नैसर्गिक अवधारणा है, जो अनुभवों पर आधारित है। और ये कैसे हो सकता है कि मनुष्य जब जन्म लेता है एक बच्चे के तौर पर, हाँ, तो सिवाय जो हमारा जेनाइटल फर्क है और तो कोई फर्क होता नहीं। जी। उसी तरह वो सांस लेते हुए आते हैं, उनका बच्चों का अगर कोई मेल पैदा हुआ और उसको देखे कि उल्टा लटका के उसको मारा, दो थपकियां दी और वो रोया नहीं अगर बच्चा, तो उसको परेशानी मानते हैं। ठीक उसी तरह अगर बच्ची नहीं रोए तो भी परेशानी मानी जाती है। वो बच्ची या बच्चा उसी प्रकार सांस लेते हैं, वो बच्ची या वो बच्चा उसी प्रकार उसके लिए माँ का दूध उसके लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना किसी लड़के का होता होगा। तो हम देखें कि एक खास उम्र तक आने से पहले तक लिबास भी एक जैसे होते हैं। इनफैक्ट अगर गर्मी का सीजन है तो आप देखेंगे कि बच्चे जो 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 झबला आप अपने बच्चे को, बेटे को पहनाना पसंद करते हैं, वही झबला आप बेटियों के लिए भी खरीदते हैं और पसंद करते हैं। तो अगर देखें कायदे से तो प्रकृति ने तो कोई फर्क रखा नहीं है आपके लिए, और आप भी अपने व्यवहार में कोई फर्क नहीं रख रहे हैं। फर्क कहाँ शुरू होता है? जब हमारे शारीरिक बनावट में फर्क आना शुरू होता है, तो हमारे दायरों में भी फर्क आना शुरू हो जाता है, हमारे दायरे तय होने लगते हैं। और ये बिल्कुल जो है ये हमारा बनाया हुआ है, ये किसी और का बनाया हुआ नहीं है, ये प्राकृतिक तो कतई नहीं। तो अब इसको जरा अगर हम लोग सोच के देखें, तो जो हदें तय होती हैं या जो चीजें कोडिफाई की गई हैं, सो मतलब मैं कोट्स में कह रहा हूँ, कोट एंड कोट कोडिफिकेशन, कोडिफिकेशन ऑफ सर्टेन लाइफ्स, और सर्टेन लाइफ्स ऑफ, आई मीन कोडिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑफ ए सर्टेन सेक्शन, जो जिसको हम अगर सीधा भारत में कहें तो उसको आप जेनाइटल के आधार पर, एक खास अंग विशेष के आधार पर आप उसको निर्धारित करते हैं, और कोई फर्क नहीं है। मैं इसको थोड़ा और इसको अगर मैं एक एलेबरेट करूं, तो मैं ये कहूं कि घर में जब बच्चों को की जुबान आ जाती है और वो अपनी जरूरत की चीजें वो बोलने लगते हैं, मम्मा मम्मा सुसु आ रही है, मम्मा सुसु आ रही है, पापा सुसु आ रही है, तो मम्मा या पापा क्या करते हैं? अगर लड़की है तो उसको लेके जाएंगे, शहरों में घरों में लोगों के पास बाथरूम है, वहां ले जाएंगे प्रॉपर। अगर उसने कोई कोई चड्डी पहनी है तो उसका चड्डी उतार देंगे, और 10 सेकंड 15 सेकंड में वो बच्ची फारिग हो जाएगी। लेकिन अगर वहां पे मेल चाइल्ड है तो आप नोट करना, उसकी चड्डी भी नहीं उतारते, ज्यादा ज्यादा उसको ले जाते हैं और 1 इंची चड्डी सिर्फ सरकाते हैं, 1 इंची, और वो खड़े खड़े फारिग हो लेता है, उसको बैठने के लिए भी नहीं कहते। अब आप पूछेंगे ये क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं, इसका कोई अर्थ है? इसका बहुत बड़ा अर्थ है। ये हमारा आने वाला व्यवहार कैसा होगा, ये वहां से तय होना शुरू होता है। एक को आप दरअसल बहुत छोटी उम्र में आप उसको शर्म सिखा रहे हैं, जो बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। आप छोटी सी उम्र में आप उसको टॉयलेट बाथरूम की जो बहुत बुनियादी चीजें हैं वो सिखा रहे हैं, परंतु वही चीज उस उम्र में बच्चे के साथ आप उसको शर्म नहीं सिखाया, उसको खड़ा होना, 1 इंची चड्डी वो ऐसे करके और कर लिया। इसका अंतर क्या हुआ? इसका अंतर हुआ कि आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली की दीवारों पे तो खूब लिखी मिलेगी आपको, वहां तो और भी कड़े शब्दों में लिखा होता है कि यही नहीं कि सिर्फ यहाँ यहाँ पेशाब करना मना है, यहाँ पेशाब करने पे 50 रुपया जुर्माना है। कई दीवारों पे ये भी लिखे मिलते हैं, गधे के पूत यहाँ नाम, इस तरह की चीजें भी रहती हैं। और जहाँ जिस दीवार पर वो लिखी रहती है, आप गौर करिएगा, वो दीवार कभी सूखी नहीं रहती, कभी सूखी नहीं रहती, और उसको गीला करने कोई स्त्री नहीं जाती। तो ये कहाँ से आया? वो 1 इंची वाली ट्रेनिंग से आ गई।
उसको ये लगा ही नहीं कि उसको बैठना, उसको ओट की जरूरत, ओट मतलब कवर, हाँ, कि सुसु करने के लिए कवर भी होना चाहिए, बैठ भी जाना चाहिए। ये तो उनको तालीम मिली ही नहीं, ये तो उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा ही नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में जाने वाले लोग, अपने चाहे वो वाइफ के साथ जा रहे हों, अपने किसी कलीग के साथ जा रहे हों, रिश्तेदार के साथ जा रहे हों, बॉस के साथ जा रहे हों, अगर उनको थोड़ा भी सुसु महसूस हुआ, हाईवे पे हैं और कहीं किनारे में चाय से गाड़ी में ब्रेक मारा और एकदम 2 कदम भी दाएं बाएं नहीं गए, वहीं से खड़े हो गए। पीछे से पता नहीं सैकड़ों गाड़ियां, सैकड़ों लोग गुजर गए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। और ये तो 1 इंची वाली के साथ हुआ, 1 इंची पद्धति, उसको मैं कहता हूं कि 1 इंचिया पद्धति, तो ये तो 1 इंचिया पद्धति की बात है। लेकिन जिसको प्रॉपर बैठने की ट्रेनिंग दी गई थी, 10 सेकंड 5 सेकंड अतिरिक्त लगा जिसके साथ, उसके साथ वो हुआ कि वो 5 साल 6 साल की उम्र तक आते आते वो अपने घर में कोई बड़ी बहन है, दीदी है या बुआ है या कोई और है, उसको देख करके वो अगर बनियान पहनी है तो बनियान भी खींच करके उसमें घुटने घुसाने लगती है, मोड़ करके बैठने का सलीका सीखने लगती है। और ये कहीं और से नहीं आया, ये तो हमने अपने घर में कर दिया। हम चाहते तो घर में ही उसको अलग तरह से, अब जो हमने 2 अलग अलग परिपाटी अपनाई बच्चों को बहुत बुनियादी चीज की ट्रेनिंग देने के लिए, हम चाहते तो एक ही किस्म की ट्रेनिंग दे सकते थे और दोनों बच्चों को एक जैसा बना सकते थे। अब इसको मैं और रिलेट करता हूं आगे कि जो 1 इंचिया पद्धति का खतरा यह है कि उसको शर्म तो रही नहीं। भाई शर्म नहीं है तभी तो रोड पे खड़ा हो गए, शर्म नहीं है तभी तो किसी दीवार पर, पेड़ पर, मेड़ पर, कहीं भी स्टार्ट हो गए। पीछे से चाहे कोई भी गुजर रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी कि वो बेशर्म हो गया। अब एक चीज बताइए या सोचिए कि बलात्कार करने के लिए 1000 हाथियों का बल नहीं चाहिए, बलात्कार करने के लिए 6 हॉर्स पावर का इंजन नहीं चाहिए हमारे पास, बलात्कार करने के लिए करोड़पति होना भी जरूरी नहीं है। बलात्कारी होने के लिए जो सबसे पहली और बड़ी शर्त है वो है बेशर्मी। तो आप जब यूं ही रोड पर दिन में 5 बार जिप अनजिप करते हैं, तो ये शंका क्यों नहीं हो सकता कि मौका मिलने पे आप 6ठी बार भी जिप अनजिप करेंगे, क्योंकि शर्म रही नहीं। तो और ये चीज कहीं से आती नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, जब कोई ऐसी घटना हुई तो हम मोमबत्ती जलाते हैं जंतर मंतर पर, हम बहुत दुखी होते हैं। दुखी होने के बाद हम कहते हैं बलात्कारियों को फांसी दो, हम ही कहते हैं। हमने अपने देश में देखा, मेरे ख्याल से 2002 या 3 की बात थी, कलकत्ता में एक 32 साल के आदमी को फांसी हुई थी, उसका नाम था धनंजय चैटर्जी। उसको इसी बात के लिए फांसी मिली थी, बलात्कार कम हत्या के लिए। निर्भया के दोषियों को भी उनमें फांसी मिली कईयों को, अभी एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। मगर क्या ये घटनाएं रुकी? उसके बाद न्यू रेप लॉ भी फ्रेम हुए, जी बहुत सख्त बना दिया गया। क्या उसके बाद रुक गया? जी बिल्कुल। नहीं रुका, ये रुकेगा ही नहीं। ये सवाल यहाँ जहन जहन का है, ये जहनियत के बदलाव के लिए काम करना। आप डरा के किसी को क्या कर लेंगे? डर होना चाहिए, डर होना चाहिए। उस समाज में कानून की इज्जत करते हैं लोग तो डरते हैं, जिस समाज में इज्जत नहीं है कानून की, वहां पे डरते भी नहीं है। आपने देखा होगा, हमारा अपना अनुभव है, दिल्ली के रेड लाइट्स पर हम अकेले भी चलते थे तो हेलमेट लगा के चलते थे, या चलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। और बहुत आप देखेंगे ट्रिपल राइडिंग करते हुए आए, पीछे से हमने रेड लाइट पे रुक भी गए हम, लेकिन जो पीछे से ट्रिपल राइडिंग करता आ रहा है वो रुकता भी नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे चला जाता है सीधा। पता नहीं पकड़ में आता है कि नहीं आता है, उसको कोई कुछ कहता है कि नहीं करता, लेकिन ऐसा होता है। तो कानून का डर, सजा का डर उन्हीं के लिए है जो डरते हैं। हाँ? और प्राइमरली सिर्फ खौफ से आप कोई चीज सुधार और बदल नहीं सकते। आपको जहनियत के बदलाव पर काम करना चाहिए, जिसको लेकर के हिंदुस्तान में बहुत कम काम हुआ है या न के बराबर हुआ है। मैं ये कहूं कि मतलब मैं
बहुत कम काम हुआ है का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने हजारों की तादाद में यहाँ पर एनजीओज काम कर रहे हैं, हजारों यहाँ पे रिफॉर्मर्स पैदा हुए, सब लोगों ने अपने अपने समय में बहुत अच्छी अच्छी बातें कहीं समाज को बदलने के लिए, मगर एक्चुअल स्थिति ये है कि आज भी घरों में आप देखेंगे कि एक साथ भाई बहन एक स्कूल में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, बहन बेशक छोटी है 7वीं में है, भाई 9वीं में है, दोनों छुट्टी के बाद घर आता है, कहता है मम्मी कहाँ है, अच्छा मम्मी नहीं है, चल छोटी खाना निकाल ले। ठीक है, तो आप इतनी तमीज भी अपने बच्चे को नहीं दे रहे कि उसकी बहन छोटी है, चल भाई ही निकाल करके दे दे और खुद भी खा ले और उसको भी दे दे। जब बर्तन धोने का काम आएगा, कोई गेस्ट आएगा, उसके लिए कुछ लेकर के आने जाने का होगा, उसके सामने ट्रे लेकर के जाना है, कुछ करना है, तो आप देखोगे ज्यादातर अवसरों पे मैं ये नहीं कहूंगा कि 100%, थोड़ा बहुत हुआ है बदलाव, थोड़ा बहुत हुआ है, बट वो चेंज नेग्लिजिबल है, वो उसकी बहुत गिनती में आने लायक नहीं है। वो अदरवाइज भी वो सलीके वाले लोग या तमीज वाले लोग या अच्छी सोच वाले लोग रहे हैं, और वो हर हर मैं कहूंगा कि हर जमाने में भी इस तरह के लोग मिलेंगे, फिर भी कुछ फर्क आया है। अब दूसरी चीज मैं एक और कहना चाहता हूँ कि ये चीजें चल कैसे रही है, कंटिन्यू कैसे हो रही हैं। बड़े बड़े विज्ञापन होते हैं, बहुत बड़े बड़े, मेरे तो हमारे बिहार में तो और भी बड़ा है कि दहेज लेते हुए कोई पाया गया, कोई पंडित दहेज वाली शादी कराते पाया गया तो पंडित समेत बाराती बाराती सब गिरफ्तार हो जाएंगे। ये बैनर पे लिखा रहता है जगह जगह, लेकिन हकीकत यह है कि 99.99% शादियां दहेज की होती हैं। और उसमें जाता कौन है? उसमें जो बहुत करीबी रिश्तेदार होते हैं, बेहद अजीज दोस्त होते हैं, वही तो जाते हैं उन शादियों में। और उनमें जाने वाले लोगों की जुबान से आप सुन लेना, कहेंगे यार दहेज तो बहुत बुरी चीज हो गई, इतनी गंदी चीज हो गई, इसकी वजह से तो मतलब समाज में जीना हराम हो गया है, मुश्किल हो गया है, बेटियों की परवरिश कैसे करें, ये माने तमाम तरह की बातें करेंगे, परंतु उस शादी में वो जरूर हाजिर रहेंगे। अरे भाई जब गंदी चीजें तो गए क्यों वहां पे? और ऐसे ही नहीं जाते हैं, पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। अगर मेल हैं हमारी तरह तो वो भी जाकर के वो 3 बजे के आसपास जाकर के वो पार्लर में या वो सैलून में जाकर के अपना फेशियल वेशियल कराएंगे, कोट वोट ठीक करेंगे, जूता की पालिश वालिश करके रखेंगे, सब कर लेंगे। स्त्रियों का है वो थोड़ा अतिरिक्त, उनको और समय लगता है उनकी तैयारी में, और वो थोड़ा और खर्चा लगता है उनको, मेकअप वगैरह में करते हैं। भैया कहाँ जा रहे हो? वो तो शादी में दहेज लिया गया है। आप वहां जाते ही नहीं है खाली, वहां जाते हैं तो उस वो जो पब्लिक को दिखाने के लिए वो रखता है अपना लेविशनेस, वो जो जिसका वो डिस्प्ले करता है वहां पर, जो जो जिसका 300-500 स्क्वायर फीट में तो सिर्फ डीजे रहता है, 1000 स्क्वायर फीट में, वहां जाके थोड़ा उछलेंगे कूदेंगे, सेल्फी लेंगे, जाते ही बालों में हाथ मारेंगे, इधर उधर सेल्फी उल्फी 2-4 लेंगे, गोलगप्पे से शुरू करेंगे, आइसक्रीम तक पहुंचेंगे, एक जंक्शन नहीं छोड़ेंगे, हर स्टेशन पे जाएंगे। और सब कुछ हो जाने के बाद वो कुछ कोई एक लिफाफा लेकर के वहां पे बगल में जाके सिर के बगल में वो रख के फोटो भी खिंचवा के आएंगे स्टेज से। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि शाबाश बच्चा, बहुत अच्छा काम किया, ये लो हमारी तरफ से एक भेंट ये भी है। अरे भाई वो कर रहा है गलत काम, और गलत काम में सब लोग मिलकर के सपोर्ट कर रहे हो। अगर किसको दिखाने के लिए ये इतने बड़े बड़े तमाशे जो होते हैं, ये इतने बड़े बड़े पंडाल बनते हैं या बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल्स लगते हैं, क्यों? किसी को दिखाने के लिए ही ना। अरे आपके घर में उत्सव है, खुशी हुई है, बहुत अच्छी बात है, दो लोग अब इकट्ठा रहेंगे आज से, वो दोनों पार्टनरशिप में एंटर हो रहे हैं या दोनों पति पत्नी बन रहे हैं, तो अच्छी बात है, आप उत्साह मनाइए, आप घर में करिए आयोजन। इसके लिए क्या 2000-5000 लोगों की भीड़ इकट्ठी करनी, इतना ताम तोबड़ा जोड़ना, इतना तमाशा क्रिएट करना और उसमें दिखाना, ये बहुत जरूरी है क्या? ये आप इसीलिए लेते हैं या इन्हीं चीजों पे खर्च करना रहता है? तो हमारी जो समझ है, हमारी समझ ये कहती है कि अगर जो सबसे करीबी लोग हैं, वर वधू के जो सबसे करीबी लोग हैं, उन लोगों की वजह से दहेज जिंदा है। जी राकेश जो जी, एक सेकंड, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी। मैं इसको जरा कंप्लीट कर लूं, बिल्कुल 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 30-35 सेकंड में। तो
अब जो जिम्मेदार लोग हैं वो अनपढ़ गंवार तो है नहीं। हाँ, वो बड़े जिम्मेदार लोग हैं, अच्छे ओहदों पर हैं, अच्छे धंधे में हैं, अच्छा पैसा वाले हैं, पॉलिटिक्स में अच्छे जगह पे हैं। आप देखो हर शादी में पॉलिटिशियन पहुंचता है। पॉलिटिक्स में अच्छा होने के लिए जरूरी है कि हर सोशल आयोजन पे आपको पहुंचना है। तो वो पॉलिटिशियन जो नीति निर्धारक है वो भी जाता है वहां पर, वही काम करके आता है और बाहर कहता है कि बहुत गंदा यार, दहेज ने तो जीना मुश्किल कर दिया। और क्या आपने देखा कभी लंगड़ा लूल्हा, बेकार भिखारी, टेढ़ा, इस तरह के लोगों को दहेज मिलते हुए? दहेज कौन लेते हैं, या ज्यादा दहेज किनको मिलता है? जो ऊंचे ओहदे वाले हैं, जिनकी औकात ऊंची है, जिनके ओहदे ऊंचे हैं, जिनकी जेबें मोटी हैं, जिनके पास धन संपत्ति ज्यादा है, जिनका समाज में रुतबा ज्यादा है, दहेज तो उनको मिलता है। बेकार लोगों की तो शादियां नहीं होती, जो बेरोजगार होते हैं उनको कोई पूछता नहीं। तो आप ये जान लीजिए कि ये जो सोशल, जिसको आप ईविल कह रहे हैं, ये ईविल को चलाए रखने में यहाँ के बेकार, गरीब, अनपढ़, गंवार लोगों का कोई योगदान नहीं है। पढ़े लिखे, सम्भ्रांत, समझदार, ऊंचे ओहदे पर जमे लोगों की वजह से समाज में आज भी दहेज कायम है। और दहेज की वजह से माता पिता अपने बच्चों की परवरिश बिल्कुल अलग ढंग से करते हैं। जो आपकी बंदिशें हैं ना, जो जो बच्चों की बंदिशें शुरू होती हैं, वो क्यों होती है? सिर्फ वो दहेज नहीं होता, शादियों में एक दान भी होता है? दान, डोनेशन, जिसको आप, मैं कहूं तो आप सब कहते हैं ना कन्यादान। आप खुद अपने जहन में सब लोग सोच के देखें कि दान किसी इंसान का संभव है क्या? दान आप सामान का कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी का कर सकते हैं, चाहे मूवेबल हो, इमूवेबल हो, मगर आप किसी किसी जिंदा जीता जागता, विवेक वाला, सांस लेता हुआ, स्वस्थ इंसान का दान कर सकते हैं क्या? ये तो गुलामी से बड़ी बड़ी चीज हो गई। तो आप दान करते हैं, और दान दहेज के साथ होता है। दान दहेज का इंतजाम कर लिया है, लोग कहते हैं ना, तो दान दहेज के साथ। आप अब ये सोचो कि जो हमको दान करना है, आपको सपोज हमको कोई चीज आपको दान करना है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो चीज आपको दान कर रहे हैं उसमें कहीं खरोंच ना रहे, वो कहीं से उसमें घिस ना गया हो, कहीं से मुड़ ना गया हो, कहीं से दरक ना गया हो। बेटियों की परवरिश, दान और दहेज की सोच रखने के बाद जो बेटियों की परवरिश होती है वो वैसी ही होती है, एक प्रोडक्ट की तरह, एक उत्पाद की तरह, ताकि हमको किसी को देना है तो इसको कोई घिस घिस न जाए। और घिस न जाएगा मतलब यह है कि अब तो तुमको एक एक समाज के एक हिस्से से तो कट के रहना है, ठीक है? उनके साथ कम से कम आपको संवाद रखना है, कम से कम संपर्क रखना है, आपको अपने काम से मतलब रखना है, आपको समय पे आ जाना है। ये सारी चीजें यहां से आती हैं। एक भय, भय, और ये भय किसके साथ है? भय किसी जंगली जानवर, शेर, हाथी, चीता, भालू से तो भय है नहीं, सांप से तो भय है नहीं, 40 चक्के के ट्रक से भय तो है नहीं। भय किससे है? 2 पांव वाले जानवर से। और संयोग से वो उसी कोख से आता है जिस कोख से बेटी आती है, ठीक है? तो ये जो मसले हैं, ये देखने में आपको लगेंगे बड़े सहज है, अरे कोई बात नहीं, एक दिन की तो बात है, शादी में ही तो जाना है, चलो जाओ, कोई बात नहीं, दहेज लिया, लेकिन है तो बुआ का बेटा। अरे भाई, बुआ का बेटा है इसलिए तो हमको वहां नहीं जाना है, और उनको ये कह देना है कि देखिए बुआ जी या देखिए फूफा जी, हम इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि आप भी पिछली बार हमारे उस शादी में आए थे तो आपने दहेज को गाली दिया था, और हम भी बहुत बुरा मानते हैं दहेज को। तो ऐसा करें कि मैं आज नहीं आ पा रहा हूँ शादी में, शादी हो जाएगी तो मैं आ जाऊंगा, मिल लूंगा, भाभी से मिल लूंगा, बुआ से मिल लूंगा, चाची से, जिससे भी है, आज नहीं आऊंगा। तो जैसे ही कह देने के बाद नहीं आता ना, मन में खटका लग जाता है, 4 रिश्तेदारों में गॉसिप्स चालू हो जाता है, अरे क्या हुआ यार, वो चांदपुर वाले जीजा जी नहीं आए, वहां वाली मौसी नहीं आई, क्या बात है? तो बात खुलेगी तो बोला, अरे यार वो तो अच्छा किया, और अच्छा किया, अगली शादी में 4 विड्रॉ करेंगे, उसकी अगली शादी में 8 विड्रॉ करेंगे, तो चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, तो राकेश जी, हम उम्मीद
मैं आपकी यात्रा के बारे में थोड़ा और जानना चाहूँगी कि आपने कहा 57 महीने की यात्रा रही और ये लगभग पूरे भारत में फैली ये यात्रा। तो इस यात्रा के दौरान आप प्रत्येक राज्य तक गए, दक्षिण में भी, उत्तर में भी और तो क्या कुछ फ़र्क लगता है आपको कि जिस तरीके से दक्षिण भारत में स्थिति बेहतर है, वहाँ पर लड़कियों के साथ ज़्यादा बेहतर व्यवहार किया जाता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कम है, उत्तर भारत में ज़्यादा है या लगभग इक्वालिटी या सभी जगह बराबर ही हाल है? देखिए, ज़रूर कुछ जगहों पे, अलग-अलग जगहों पे कहीं पे कोई चीज़ अच्छी दिखेगी, कहीं कोई अच्छी जी। दिखेगी, मगर हुँ, मगर उत्तर क्या दक्षिण सब एक से हैं, ठीक है? केरल सबसे पढ़ा-लिखा राज्य है, जिसको कहते हैं साक्षर है, और सच में वहाँ पे जाकर के उस ज़मीन को देख के लगता भी है। मगर आपको आश्चर्य होगा जान के कि केरल भारत में दहेज की राजधानी है, जी। ठीक है? अ, भारत में सिर्फ एक ही समाज है, जिसको हम आदिवासी समाज कहते हैं। आदिवासी समाज काफ़ी हद तक बराबरी में यकीन करते हैं, बराबरी का व्यवहार करते हैं, वहाँ बराबरी चलता है, ठीक है? अ, या फिर यहाँ के जो कमज़ोर, पिछड़े तबके हैं, अ अ, मतलब जो बहुत कमज़ोर हैं, बहुत पिछड़े हैं, बड़े गरीब हैं, हाँ? उन तबकों में भी आपको कुछ हद तक बेहतर स्थिति, माने बराबरी, क्योंकि वहाँ है ही नहीं, तो बिना आप काम नहीं करोगे तो खाओगे नहीं, हाँ? एक एक लप्पड़ अगर कोई औरत खाती है तो पलट के दूसरा लप्पड़ देती है, और वो मान्य है, वो चल जाता है। लेकिन जो सभ्य समाज है, जिसको सभ्य कहते हैं, वो उत्तर-दक्षिण एक से ही है, बहुत फ़र्क नहीं है उसमें। जी। अ, हम बात कर रहे थे दोहरी मानसिकता की समाज की, जो कि दहेज को एक तरफ यानी कि सबके सामने बुरा तो कहता है, लेकिन मन ही मन सबके हर परिवार में, ख़ास तौर से लड़कों वाले के परिवार में तो ये इच्छा रहती है कि जब उनके बेटे की शादी हो, तो पड़ोस के बेटे लड़के को जो दहेज मिला है, उससे तो ज़्यादा ही रहे। अगर उसको ये कार मिली है, तो हमें बेहतर कार मिले। ये एक कहीं न कहीं समाज में एक नाक यानी कि एक गर्व की बात भी हो गई है। लगातार सरकार द्वारा, एनजीओज़ द्वारा, कई संस्थाओं द्वारा प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है, जिसके चलते लोग ढके हुए तरीके से इसे बुरा तो मानते हैं, लेकिन वहीं न कहीं इसकी स्वीकार्यता अभी समाज में है। हम निरंतर कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एक ज़हर की तरह फैला हुआ है काफ़ी हद तक। और जैसे आपने बताया कि 1 इंच की पद्धति की जो आपने बात की, वो बचपन से ही सिखाई जाती है। बच्चों के बाल-मन पर बेहद फ़र्क भी पड़ता है। ख़ास तौर से लड़कियाँ बचपन से ही सीख जाती हैं कि उन्हें शर्म के साथ जीना है, उन्हें हिचक के साथ जीना है, उन्हें ये काम नहीं करना है, उन्हें घर में आकर अपने छोटे भाई को, बड़े भाई को, अपने पिता को एक माँ की तरह ही सँभालना है। वो एक छोटी माँ ही बन जाती हैं। शहरों की में ये स्थिति बेहतर है क्योंकि अब औरतें यहाँ पढ़ लिख रही हैं, कामों पे जा रही हैं, स्थिति बेहतर हो रही है। गाँव में अभी भी वही हाल है और चूँकि अभी आप खुद भी आपने बताया कि आप बिहार के एक ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं जो भारत में दूसरे स्थान पर गिना जाता है पिछड़ेपन में। तो अ, आप अपने गाँव के बारे में बताएँ, वहाँ आप हैं, तो आपकी मौजूदगी में क्या बदलाव आए हैं? अ, एक तो ये मैं थोड़ा-सा इसको ये कर दूँ कि इसका शहर और देहात से भी और जी, लिखे-पढ़े होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जी, आपको, मैंने अभी पिछले उदाहरण में ही बताया है कि दहेज लेने वाला तबका कौन है? सबसे पढ़ा-लिखा। जी। अगर आपने आईआईटी से इंजीनियरिंग की है और आप बैंगलोर के आस-पास के किसी कॉलेज में जाकर के डोनेशन देकर के इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आए हैं, तो आईआईटी वाले को ज़्यादा रेट मिलेगा। अगर आप आईएएस, आईपीएस हैं, तो आपको ज़्यादा रेट मिलेगा, हैं? और अगर आप देहात में मास्टर हैं या कहीं टीचर हैं, तो आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें शहर-देहात का तो डिवाइड ही नहीं है। हाँ, बेहतर जीवन के अवसरों के मामले में ये ज़रूर हो सकता है कि वो उसके लिए मर्द क्या और औरत क्या और ट्रांसजेंडर्स क्या या क्वेयर क्या, उन सब के लिए बड़े शहरों में ज़्यादा अवसर हैं, सबके लिए अवसर हैं। छोटी जगहों में अवसर कम हैं, बहुत कम हाँ, साधन और बहुत कम अवसरों के साथ छोटे शहरों में, छोटी जगहों में लोग जीवन व्यतीत करते हैं। अच्छा, अब आ गई बात यहाँ पर कि हम जहाँ रहते हैं, हमारे रहने से। हाँ, हमने ये कोशिश की है
कि यहाँ आकर के हमने महसूस किया कि जो पब्लिक स्पेसेस हैं, मेला है, पूजा है, सार्वजनिक बड़े बड़े, जैसे हमारे यहाँ दुर्गा पूजा होता है, तो हमने यहाँ पर ये देखा, कोशिश की कि जो जैसे दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा के पंडाल में आप देखेंगे पूजा दुर्गा जी के पास 5 आदमी नहीं बैठेंगे, लेकिन उधर सामने ऑर्केस्ट्रा हो रहा होगा। और आप ऑर्केस्ट्रा, बिहार के ऑर्केस्ट्रा या यूपी के ऑर्केस्ट्रा को जानने के लिए थोड़ा गूगल कर लें, तो आपको लगेगा कि कैसा ऑर्केस्ट्रा होता है, जिसको आप कहते हुए भी हिचक आएगी। हाँ, तो उस जगह पे आप देखेंगे कि ऑर्केस्ट्रा में 5,000 लोग खड़े हैं, उसमें औरत नहीं मिलेगी आप। मेले में, मेले ठेले में, खेल कूद में, ऐसी जगहों पे उनके लिए स्पेसेस कम है। तो हमने ये कोशिश किया यहाँ पर कि पब्लिक स्पेसेस में उनकी भागीदारी बढ़े, और उसके लिए कुछ कुछ अवसर क्रिएट करने का, समय समय पर कुछ छोटे मोटे कार्यक्रम करने का, बच्चों के साथ निरंतर बात करने का काम। और अभी हम कुछ समय से एक प्रयास कर रहे हैं। हम यहाँ पर बागमती विद्यापीठ, एक स्कूल की शुरुआत कर रहे हैं, और वो स्कूल जो है वो सिर्फ हमारे गांव या बिहार के लिए नहीं, बल्कि भारत के लिए वो यूनिक है। वहां पर उसके केंद्र में प्रकृति और जीवन कौशल है। प्रकृति और जीवन कौशल को केंद्रित करके बागमती विद्यापीठ की संकल्पना की गई है, और उसका मकसद ये है कि एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना जो अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल को समझ ले कि उसके अंदर उसकी असली ताकत क्या है, और वो सही मायने में जेंडर निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, जाति निरपेक्ष एक विश्व नागरिक बने, जिसकी दृष्टि ऐसी हो कि दुनिया में कहीं भी जाए तो उसको कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, वो कहीं भी वो रह ले, वो एक दूसरे का आदर करना, एक दूसरे के प्रति सम्मान। तो इस भाव के साथ हम काम, और हमने बताया ना कि जेंडर तो हमारे यहाँ पर मतलब जो है ना, मगज में एकदम फिक्स हो गया है। वो कभी फॉर्मेट नहीं हो सकता, वो अपडेट हो सकता है, वो अपडेट हो सकता है, डिलीट नहीं हो सकता कभी। तो हम निरंतर अपडेट करते रहते हैं अपने आप को, और जेंडर पे काम करना यानी अपने आप को रोज अपडेट करना, क्योंकि मैं इसी समाज की पैदाइश हूँ। मैं इन्हीं तरह जो भी समाज में जो कुछ भी व्यवहारता है, मैं उन्हीं के बीच में ही तो पला बढ़ा पढ़ा और जिंदा रहा, या आज भी हूँ। तो बहुत संभव है कि अभी भी मैं बहुत सारी चीजों को अनलर्न ना कर पाया हूँ, जो चीजें मुझे छोड़ देनी चाहिए, शायद ऐसा हो सकता है। तो मैं रोज इसकी जद्दोजहद करता हूँ और इसमें लगा हूँ। बागमती विद्यापीठ के जरिए जो मेरा स्वप्न है, जो हमने जेंडर राइड जो हमने किया, राइट फॉर जेंडर फ्रीडम, 4.5 साल, उसके कॉन्टिन्यूएशन में मैं देखता हूँ बागमती विद्यापीठ को, जहां से सही मायने में अपनी धरती, अपनी माटी, प्रकृति और भाषा, धर्म, हर चीज का सम्मान करने वाला एक ठीक ठाक नागरिक निकलेगा, जो कल की तारीख में सच को सच ही कहेगा और उसमें घबराएगा नहीं, और झूठ को झूठ कहने में एक सेकंड नहीं लगाएगा। हम इसी सोच के तहत काम कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि हाँ, कोई भी आप नया काम करते हैं तो अवरोध तो आते रहते हैं। हमारे पास तो, हम तो जब कमाने का वक्त था, उस समय में तो मैं तो घूम रहा था फक्कड़ बन करके, साइकिल लेकर के, तो हमारे पास कोई पूंजी वूंजी तो है नहीं। इसलिए मैं जो भी पेरेंट से, रिश्तेदारों से, मित्रों से मैं ले करके कुछ प्रयास कर रहा हूँ। अभी भी हमको संसाधनों की जरूरत है इस काम के लिए, और मैंने कभी आज तक फंडिंग लेकर के कोई काम नहीं किया है। मैं और ना मैंने अपने जीवन की कभी चिंता की कि यार अभी ये जॉब छोड़ दूंगा तो अगले महीने मेरी तनख्वाह कहाँ से आएगी। मैं बहुत अच्छी जगह मैंने नौकरी की, लेकिन मेरी तनख्वाह कहाँ से आएगी और मैं कैसे जीऊंगा? अरे जी लूंगा। बहुत लोग जीते हैं जो हमसे बुरी हालत में जीते हैं, तो मैं जी लूंगा, मुझे रोटी मिल जाएगी, मुझे जगह भी मिल जाएगी रहने की। एक्चुअल मकसद मेरा ये है कि जो काम हमने अभी तक किया, एक सोच विकसित की, अब उस सोच को इम्प्लीमेंट करने का वक्त आया है। जेंडर पर कोई भी परिवर्तन हमारे कहने से आज नहीं हो जाएगा। आज हम मेहनत करेंगे, और इस पीढ़ी के लोग अगर इस बात को समझे तो वो जिन बच्चों की परवरिश करेंगे उसमें परिवर्तन नजर आएगा। और 4 चीजें ठीक करनी, 4 चीजों से सारी चीजें तय होती हैं। परिवार है, परवरिश है, परंपरा है, पाठ्यक्रम है।
और इन चारों को अगर आप थोड़ा सा उसका विश्लेषण करें तो आपको समझ में आएगा कि इन चारों में इतनी दिक्कत है जिसकी वजह से जेंडर समानता या जेंडर की आजादी एक बहुत बड़ी हमारे लिए चुनौती है। तो मैं आपके माध्यम से इस समर्पण कार्यक्रम को देखने सुनने वाले दर्शकों से मैं ये अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं कि जो मिशन बागमती विद्यापीठ के रूप में यहाँ पे शुरू किया जा रहा है, उसके भागीदार बने। जो आपसे बन पड़ता है आप जरूर उसमें सहयोग करें। मैं भारत की यात्रा भी किया था तो ऐसे ही किया था और ये कर रहा हूं। इसमें भी हमें लोगों की मदद की खूब जरूरत है। जी, राकेश जी ने अभी अभी अपील की कि बागमती विद्यापीठ एक स्कूल जिसमें बेहतर नागरिक, बेहतर इंसान और इन सब भेदभाव से जुदा एक व्यक्ति, एक शख्सियत बनने की उनकी जद्दोजहद में वो लगे हुए हैं। अगर हमारे साथ जुड़ने वाले सभी लोग, कोई भी अगर वहाँ पर एडमिशन लेना चाहता है, पढ़ना चाहता है, दाखिला लेना चाहता है एक बेहतर इंसान बनने के लिए, तो वो आपसे कैसे संपर्क करे? और दूसरा, बागमती विद्यापीठ को एक दृढ़ मतलब एक मजबूत बनाने के लिए अगर कोई आपका सहयोग करना चाहे तो वो आप तक कैसे पहुंच सकता है? ये दो बातें। बागमती विद्यापीठ से जुड़ने के लिए किसी भी रूप में आप चाहे आर्थिक सहयोग के तौर पर अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी मदद करना चाहते हैं, आप वॉलेंटियर के रूप में हमारी मदद करना चाहते हैं, आप वहाँ पे सीखने सिखाने, जिसको अगर आप टीचर के हैं उसके रूप में आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, या आप वहाँ पर विद्यार्थी के तौर पे वहाँ के जुड़ना चाहते हैं, तो बागमती विद्यापीठ .in हमारा वेबसाइट है। आप उसको जाके देख लें, वो सारी चीजें वहां पर हैं और वहीं हमारा अकाउंट डिटेल वगैरह भी मिल जाएगा, सारी प्रक्रिया की जानकारी मिल जाएगी, जिसके जरिए जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं वो बड़े आराम से जुड़ सकते हैं। और हाँ, बस शौक ये होना चाहिए कि आप देहात में रह पाएं, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ ना कनॉट प्लेस है, ना मंडी हाउस है, ना IIC है, ना IHC है। ऐसी जगह नहीं है यहाँ पर। आपको ये चीजें यहाँ गढ़नी हो। हम सब लोग मिल करके यहाँ के वातावरण को बदलने की कोशिश करेंगे। और वातावरण एक दिन में बदला नहीं जाता, वो जो पीढ़ियां आप तैयार करते हैं वो पीढ़ियां वातावरण बदलती हैं। तो आइए इन पीढ़ियों की बदलाव के इस मुहिम में आप हमारे हिस्सेदार बनिए और जो भी मदद बन सकता है आपसे। मैं ये किसी को नहीं कहूंगा हाँ ठीक है हमारी जरूरत अगर 10 लाख रुपए, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई 5 लोग मिलकर मुझे दे दें। अरे 500 लोग मिल करके दे दें, 1000 लोग मिल करके कर दें, 2000 लोग मिल करके कर दें। ये सब लोगों की अपनी स्वेच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन जरूर मदद करें। ऐसी चीजों को मदद करनी चाहिए और यहाँ से आपको परिवर्तन नजर आएगा। जी बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसा अभिशाप इस दुनिया से, खासतौर से भारत से मिट जाए, तो हमको राकेश राइडर की आगे बढ़कर ज़रूर मदद करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज के हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि जो आपने हमें बताया, जो आपने हमें सिखाया, जिस इस कार्यक्रम के माध्यम से जितने भी सुनने वालों को जागृत किया, वो सिर्फ बातें ना रह जाए, लोगों को समझ में आए कि ये एक धीरे धीरे एक मतलब एक पौधे को ख़त्म करने वाला एक जहर है जो बड़े आराम से दिया जाता है और एक पीढ़ी ख़त्म हो जाती है। शुक्रिया। और सब सुनने वालों के लिए अगर आप मैं चाहूँगी कि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।